हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बाल भारती क्लासेस फिजिक्स ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी आवेशन की विधियों पर, जिसमें हमने 3 विधियां पढ़ी थी। पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि है स्पर्श द्वारा आवेशन और तीसरी विधि आती है प्रेरण द्वारा आवेशन। इनमें पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन, जो हमने घर्षण विद्युति पढ़ी थी, उसे ही हम घर्षण प्रक्रिया या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या होता है इस विधि में? दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ने पर उन वस्तुओं का आवेशित हो जाना। इस विधि में सबसे प्रमुख बात क्या होती है कि जब हम वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति में आवेशित हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड, स्पर्श विधि। स्पर्श विधि हम कब काम में लेते हैं? जब हम किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श करवाकर आवेशित करते हैं। इस विधि में जब हम किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के साथ स्पर्श करवाते हैं या चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो वह अनावेशित चालक उस आवेशित चालक की प्रकृति में ही आवेशित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इस प्रक्रिया में आवेशित चालक पर जो आवेश होता है उसकी कुछ मात्रा अनावेशित चालक पर आकर उसे आवेशित कर देती है। इस प्रक्रिया में अनावेशित चालक आवेशित चालक की प्रकृति में ही आवेशित होता है, पर उस पर परिमाण निर्भर करता है चालकों के आकार पर। कि यदि एक अनावेशित चालक और दूसरा आवेशित चालक दोनों को हमने स्पर्श करवाया, यदि दोनों का आकार समान है तो कुल आवेश दोनों पर आधा आधा विभाजित बढ़ जाएगा या विभाजित हो जाएगा। पर यदि आकार समान नहीं है तो अनावेशित चालक पर जो आवेश आएगा वह आवेशित चालक के समान प्रकृति में ही आएगा, पर उसका जो परिमाण होगा वह उनके आकार पर ही निर्भर करेगा। ये थी स्पर्श विधि। तीसरी विधि हम पढ़ते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं? ये विधि स्पर्श विधि से बिल्कुल विपरीत होती है, उसके समान नहीं होती। स्पर्श विधि में तो हम अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श करवाते हैं या उसे जोड़ते हैं। प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं? अनावेशित चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श नहीं करवाते हैं, केवल उसके निकट रखते हैं, परंतु फिर भी वह अनावेशित चालक आवेशित चालक के विपरीत प्रकृति में आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेरण की इस विधि में हम किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के साथ स्पर्श करवाए बिना ही उसे विपरीत आवेशित करते हैं। यदि आवेशित चालक पॉजिटिव है तो प्रेरण द्वारा जो अनावेशित चालक है वह नेगेटिव हो जाएगा, और यदि आवेशित चालक नेगेटिव है तो प्रेरण के कारण अनावेशित चालक पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। ये विधि होती है प्रेरण विधि। समझ में आएगी सभी को? अब प्रेरण विधि का एक अन्य रूप आपको और बताते हैं। प्रेरण विधि है होने को तो इस विधि में हम क्या करते हैं? देखिए, 2 अनावेशित चालकों को लेते हैं और इन अनावेशित चालकों को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। आवेशन की कोई भी विधि हो, वस्तुओं को हमेशा कहां पर रखा जाता है? कुचालक स्टैंड पर ही रखा जाता है। चाहे घर्षण विधि हो, चाहे स्पर्श विधि हो या प्रेरण विधि हो,
जिन वस्तुओं को हमें आवेशित करना है उन्हें कुचालक स्टैंड पर ही रखते हैं। यदि कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो चालक में जो आवेश आएगा वो सारा कैसा हो जाएगा, भू संपर्कित हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, प्रेरण विधि का ही मैं एक अन्य रूप आपको बता रहा हूं। ये दो अनावेशित चालक आपको दिए गए हैं, एक चालक है ए, दूसरा है बी। दोनों चालक कुचालक स्टैंड पर स्थित हैं। दोनों चालक अनावेशित हैं और ये अनावेशित चालक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप ये मत कह देना कि स्पर्श विधि हो गई। स्पर्श विधि में तो हम अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श करवाते हैं, यहां पर हमने केवल अनावेशित चालक को आपस में ही जोड़ रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को इनके संयोजन के निकट लाते हैं। ये है आवेशित वस्तु। दो ही कंडीशन होगी, या तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मान लीजिए ये आवेशित वस्तु कैसी है, धन आवेशित है या फिर ऋण आवेशित, दो विकल्प हो सकते हैं हमारे पास। तो हमने मान लिया ये आवेशित वस्तु पॉजिटिव है अर्थात धनावेशित है। हम क्या कर रहे हैं, इस आवेशित वस्तु को, धनावेशित वस्तु को, ये दो अनावेशित चालक जो आपस में स्पर्श किए हुए हैं एक दूसरे को, कुचालक स्टैंड पर स्थित है, हम इनके संयोजन के निकट इस धनावेशित वस्तु को लाते हैं। ये प्रेरण विधि है होने को, बस हम दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले वाले प्रेरण के रूप में हमने क्या करा था, एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के निकट ले जाकर विपरीत आवेशित किया था। केवल एक अनावेशित चालक को जोड़ा हमने, उस समय भी नहीं था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक की जगह दो अनावेशित चालक ले रहे हैं और इन दोनों अनावेशित चालकों को आवेशित चालक के निकट ले जाकर आवेशित करेंगे। ये दोनों आपस में जुड़े हैं क्योंकि दोनों ही अनावेशित है फिलहाल। तो जैसे हम इस धनावेशित वस्तु को इन अनावेशित चालकों के संयोजन के निकट लाते हैं, स्पर्श नहीं करवाते हम अभी इसको, क्योंकि स्पर्श करवा दिया तो ये स्पर्श विधि हो जाएगी। निकट लाते हैं तो इस वस्तु का धनावेश इन अनावेशित चालकों के संयोजन, क्योंकि चालकों के पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही हैं अधिक संख्या में, तो इन अनावेशित चालकों के संयोजन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। धनावेशित है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, ऋणावेशित होता तो क्या करता, प्रतिकर्षित करता। तो जैसे ये धनावेश इन अनावेशित चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में जुड़े ही हैं, तो इस संयोजन के, दोनों के संयोजन के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ एकत्रित हो जाएंगे, चालक ए की तरफ एकत्रित हो जाएंगे। पर क्या इस धनावेशित वस्तु पर जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये धनावेशित वस्तु इन अनावेशित चालकों को स्पर्श नहीं कर रही है, केवल उनके निकट रखी हुई है। तो इस भाग पर तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, जबकि संयोजन के दूसरे भाग पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश प्रेरित हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम इस धनावेशित वस्तु को इन अनावेशित चालकों जो कि आपस में जुड़े हैं के निकट लाते हैं, तो इस वस्तु का धनावेश इन अनावेशित चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इन अनावेशित चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाते हैं आकर्षण के कारण, चालक ए के इस भाग पर आ जाते हैं, पर धनावेशित वस्तु पर नहीं जा पाते। क्यों, क्योंकि स्पर्श नहीं कर रही, अभी इसके केवल निकट ही है। तो संयोजन के इस भाग पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और इसके विपरीत भाग पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश प्रेरित हो जाता है। हो गया। तो अब इस संयोजन का संपूर्ण ऋणावेश तो आ गया ए पर, धनावेश कहां पर आ गया, बी पर। अब हम क्या करते हैं,
इस आवेशित वस्तु को इस संयोजन से दूर ले जाते हैं, यानी कि हटा देते हैं इसके निकट से। तो जैसे ही संयोजन से दूर हटाएंगे तो अब क्या होगा, हमें क्या करना है, इन दोनों वस्तुओं को भी परस्पर एक दूसरे से दूर कर देना है। हमने क्या करा है, धनावेशित वस्तु को इस संयोजन से दूर कर दिया और इन दोनों अनावेशित चालकों को भी क्या कर देंगे, एक दूसरे से दूर कर देंगे। जैसे हम अनावेशित चालक ए और बी को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, चालक ए के भाग पर जो ऋणावेश है वो परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए इस चालक पर फैल जाएंगे और बी के इस भाग पर जो धनावेश एकत्रित था इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, वह भी इस चालक बी के संपूर्ण भाग पर फैल जाएगा। तो चालक एक पूर्णतः कैसा हो गया, ऋणावेशित, और बी कैसा हो चुका है, धनावेशित हो चुका है। इस विधि को भी हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि के उस भाग में हमने क्या किया था, एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराए बिना ही उसकी तुलना में विपरीत आवेशित किया। और यहां पर हमने क्या करा है, एक की जगह दो अनावेशित चालकों को किसी आवेशित चालक से स्पर्श करवाए बिना ही एक दूसरे के सापेक्ष कैसा आवेशित कर दिया जाता है, विपरीत आवेशित कर दिया जाता है। ये विधि को, इस विधि को भी हम क्या कहते हैं, प्रेरण विधि ही कहते हैं। वहां पर हमने प्रेरण विधि में एक चालक को आवेशित किया और यहाँ पर हमने प्रेरण विधि में दो अनावेशित चालकों को परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा विपरीत आवेशित किया। समझ में आ गया सभी को? अब हम चर्चा करते हैं आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में। आप ये जानते हैं, समान प्रकृति के दो आवेश परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाले इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम कहते हैं विद्युत बल। और दो आवेशों के मध्य विद्युत बल का मापन ज्ञात किया जाता है कूलाम के नियम की सहायता से। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेश, अर्थात दो आवेश स्थिर हों और बिंदुवत होने चाहिए। यहां पर बिंदुवत आवेशों से अभिप्राय क्या होता है, यदि दो बिंदुवत आवेशों की विमाएं उनके मध्य की दूरी की अपेक्षा बहुत कम है तो ऐसे आवेशों को हम बिंदुवत आवेश मान सकते हैं। और वे आवेश परस्पर कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, गतिमान नहीं होने चाहिए। यदि आवेश गतिमान हो जाते हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदुवत आवेश परस्पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, तो इन स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट, आवेशों के परिमाण, आवेशों के परिमाण के गुणनफल, यानी कि प्रकृति की बात नहीं कर रहे हम,
प्रकृति विधि पता लगेगा कि आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। फिलहाल हम बात करें परिमाण की। आवेशों के परिमाण के गुणनफल Q1 Q2, एक आवेश का परिमाण Q1, दूसरे आवेश का परिमाण Q2, Q1 Q2 के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1। इसका अर्थ है कि दो बिंदुवत आवेशों के परिमाण का गुणनफल जितना अधिक होगा उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा बिंदु, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूरी आवेशों के मध्य की जितनी अधिक होगी उनके बीच विद्युत बल उतना ही कम होगा। अर्थात F समानुपाती 1/r स्क्वायर समीकरण 2। दोनों निर्भरताओं को जब हम एक साथ व्यक्त करते हैं तो हम लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब आप यहां पर देखें, समानुपाती को जब हम बराबर में बदलते हैं, एक नियतांक से गुणा करते हैं k से, F बराबर आता है k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यहां पर k क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समानुपाती नियतांक है कि जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। मात्रक क्या होगा? अब आप देखो, यदि आपको k का मान निकालना हो तो r स्क्वायर से किसको गुणा कर देंगे? f को, और Q1 Q2 का इसमें भाग लगा देंगे तो आ जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, k एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट का चिन्ह हमने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस कूलाम नियतांक k का मान दो चीजों पर निर्भर करता है। कूलाम नियतांक k का मान दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, माध्यम की उपस्थिति पर। कहां पर? आवेशों के मध्य। आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति पर। और दूसरा, मापन की पद्धति पर। कूलाम नियतांक k का मान केवल दो चीजों पर निर्भर करता है, आवेशों के मध्य माध्यम की उपस्थिति पर तथा मापन की पद्धति पर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो आप, हमने कूलाम नियतांक k का मान बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और संख्यात्मक मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर।
अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट की हम बात करें तो यहां एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। यहां एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के बराबर होगा या इसका उल्टा हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वह होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले में आपको यही दर्शाना है, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट आप K का संख्यात्मक मान रख सकते हैं। आगे आ जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम कूलाम के नियम द्वारा दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे इस पर आप। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है। पॉइंट फर्स्ट, बिंदुवत आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहां पर हमने दो आवेश Q1 Q2 माने तो F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/R स्क्वायर। दोनों को हमने एक साथ लिखा तो हम लिखते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समानुपाती को बराबर में बदला, एक नियतांक K से गुणा कर दिया। यहां पर K क्या है? एक समानुपाती नियतांक जिसे हम कूलाम नियतांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह संख्यात्मक मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। कूलाम नियतांक K का मान दो बातों पर निर्भर करता है। माध्यम की उपस्थिति पर, कि आवेशों के मध्य कोई माध्यम है या निर्वात है या वायु है, जो भी है। दूसरा, मापन की प्रकृति, मापन की पद्धति पर, कि आप किस पद्धति में K का मान निकाल रहे हैं। ये मान कौन सी पद्धति में है? MKS पद्धति में। यदि आप MKS पद्धति की जगह CGS पद्धति में K का मान निकालें तो आप लिख रहे हैं 9 गुणा 10⁹ 9। अब CGS पद्धति की बात करें, न्यूटन की जगह क्या आएगा? डाइन, और 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन। मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो आप लगा देंगे 10⁴। तो न्यूटन की जगह तो आ गया डाइन और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कूलाम की जगह आप क्या लिखेंगे? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम स्क्वायर। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10⁹ स्क्वायर हो रहा है तो 3 गुणा 10⁹ का वर्ग होगा 9 गुणा 10⁸। अब आप देखें 10⁹ 9 4 13 5 18, नीचे में 18 है, कैंसिल हो जाएंगी। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो K का मान कितना बना? 1 आता है। यह जाता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम स्क्वायर। इसलिए मैंने आपसे कहा है K का मान मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। MKS पद्धति में K का मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, और CGS पद्धति में कितना होता है? 1 होता है, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको लिख के बताया था। ये भी एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मिलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, कूलाम का नियम लागू होता है केवल दो स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने में। इसका अर्थ है कि आवेश कैसा होना चाहिए, आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और साथ में कैसे होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत आवेश का अर्थ होता है कि मान लीजिए ये दो आवेशित गोले हैं, एक गोले का केंद्र है O1, दूसरे का केंद्र है O2, और इनके केंद्रों के मध्य की दूरी है R। ये दो आवेशित गोले हैं, एक पर आवेश है Q1, दूसरे पर है Q2। अब मैंने क्या कहा है, बिंदुवत आवेश हम किसे कहते हैं, यदि दो आवेशों की विमाएं उनके मध्य की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो तो ऐसे आवेशों को हम बिंदुवत मान सकते हैं। कैसे, देखो आप यहां पर दूरी, केंद्रों के मध्य की दूरी को आप नोट कर लिया, आपने कह दिया R। यदि इन गोलों की त्रिज्याएं इनके मध्य की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो तो इन गोलों को भी हम कैसा मान सकते हैं, बिंदुवत। आप प्रश्न करोगे ना जब कूलाम के नियम के, तो उसमें लिखा होगा कि गोलों की जो त्रिज्याएं हैं उन्हें हम केंद्रों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तभी कूलाम का नियम लागू होगा कि यदि दो आवेशित निकाय या आवेशित वस्तुओं की विमाएं उनके मध्य की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो तो ऐसी आवेशित वस्तुओं को हम कैसा मान सकते हैं, बिंदुवत आवेश मान सकते हैं। तो ये था कूलाम का नियम, जिसकी सहायता से हम दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब कूलाम के नियम के आधार पर हम परिभाषा देते हैं एक कूलाम की। कैसे, हमें कंडीशन लगाते हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर, तो F बराबर किसके होगा, Q1 Q2 R1 हो गया, तो F किसके बराबर होगा, K के बराबर। तो आप लिख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो कूलाम के नियम के आधार पर हम एक कूलाम आवेश की परिभाषा भी देते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे हम इसे, कि यदि परस्पर समान परिमाण के दो बिंदुवत आवेश, दोनों का परिमाण समान माना हमने, यदि समान परिमाण के दो बिंदुवत आवेश निर्वात में एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उन आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो उन बिंदुवत आवेशों का परिमाण कितना होता है, 1 कूलाम होता है। हमने पहले कह दिया समान परिमाण के बिंदुवत आवेश, तो उन आवेशों का परिमाण होगा 1 कूलाम। एक का 1 कूलाम होगा तो दूसरे का भी कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो यह आ जाती है कूलाम के नियम के आधार पर 1 कूलाम बिंदुवत आवेश की परिभाषा। तो ये आप एक बार रिवाइज करें, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। और कूलाम के नियम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका सदिश रूप है, इसके आधार पर प्रश्न है, वो आपको आगे आने वाली क्लास में बताएंगे।